देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों? हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा इधर चला जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा। याद है बात समझ? अच्छा अब बताओ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर ही तो होता है। तो कितना आ गया बच्चों? -1 आ जाएगा। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दे रखी है? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है 1। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा तो -1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सही है? यहाँ पे आपको जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी है आप उसे सॉल्व कर लो और फाइनली उसको ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिख दो। सही है? हाँ, एक ही बात है, 2 + 3 या 3 + 2। यहाँ पर एलसीएम ले लिया आपने। इसका ले लेते हो, अलजेब्रिक टर्म्स का एलसीएम ले लेते हो। न्यूमेरिकल का तो खैर आपको ही ले लेता है, अलजेब्रिक का ले लेते हो एलसीएम? नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो उसका एक आसान तरीका भी होता है। चलो अभी जब आएगा तो बताऊंगा। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में मैंने क्या कहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ये तो एज इट इज ऊपर वाली क्वेश्चन है, डिजिट्स अलग है बस, तो खुद कर लेना आप लोग। 47 सही। 48 देखिए, 48 में मैंने कहा इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f of x k² + 4 into x plus 13x plus 4k is reciprocal of the other, then हमें k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सही है? देखिए यहाँ पे मैंने कहा है आपको 2 जीरोस होते हैं, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इनके कितने जीरोस होते हैं? 2। यहाँ पे मैंने कहा दोनों जीरोस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। वो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको 2 जीरोस दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये क्या रखा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। अगर वो कहेंगे 2 जीरोस हैं, दोनों न्यूमेरिकली सेम है मगर उनका साइन अपोजिट है, तो उनका मतलब उसका आपको क्या दे रखा है? सम दे रखा है। सम क्या दे रखा है? 0। तो पहले इसको देख लो। इसमें उन्होंने कहा है एक जीरो को मैं e मान लेता हूँ, अल्फा की वैल्यू मैंने मान ली e, तो बीटा किसके बराबर होगा? 1/e के। यही तो मतलब होता है रेसिप्रोकल होने का। इन्होंने कहा एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। सही है? अब हमको क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास होते हैं 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा का और एक होता है अल्फा इंटू बीटा का। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा लगाना है? अगर दोनों जीरोस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे? एक ई है, एक 1/e है, कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना।
सही है। अच्छा अब बताओ अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? हाँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है? 4k, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? k स्क्वायर प्लस 4। तो 1 इज इक्वल टू 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर है? 4k के। इसे इधर ले जाओ, सही है। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों? k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। आगे समझ? क्लियर है? अच्छा, इसमें जब आप रखोगे ना तो फंस जाओगे, मतलब k की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया अल्फा इंटू बीटा का। क्लियर है? ये तो समझ आ गया आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अगर दो जीरोस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं। दो जीरोस अगर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है मगर साइन उनका अपोजिट है तो हम क्या करते हैं? उसमें फिर सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। ये आगे समझ बच्चों? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें हमने कहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 6, देन वैल्यू ऑफ k इज। देखिए यहाँ पे ना इन्होंने आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। और इसका क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, सही? इन तीनों का जो सम है वो 6 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद है बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कितना दे रखा है? 6। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बताओ? -3 की है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? 2। तो इसे कर लीजिए, तो 12 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। सही है? इसके दो और फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सही है? ये किसके बराबर होता है? हाँ, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होता है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सही है? ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व।
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं जो करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 44 और 45। देखो पहले मैं आपको ना 44 और 45 करवा देता हूँ, सही है? ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। कर लिया नोट आपने? देखिए 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। देखो ये आपको ना पॉलिनोमियल दे रखा है इन्होंने, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं ये होता किसके बराबर है, ये y के बराबर होता है। अब वो कहते हैं जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को काटता है। तो आपको यहाँ पे c का साइन बताना है क्या होगा, c का साइन बताना है क्या होगा, c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सही है? आगे समझ? तो देखो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। ये ऐसे भी बन सकता है, तो इसका मैंने ग्राफ बनाया, मान लो ऐसे बन रहा है कर्व, तो ये y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो काट रहा है। आ गया समझ? और ये वाला जो ग्राफ है ये भी y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में तो काट रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ओरिजिन से ऊपर, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ओरिजिन से नीचे। अच्छा यहाँ पे तुक्का मार के कोई पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ये हो सकता है 0,2 हो सकता है ना? आगे समझ? एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मतलब इसी तरह से बनेगा ना पॉइंट ये होगा। 3 हो सकता है क्या? 3 हाँ कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा, बनेगा तो इसी तरह से। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा ये 0,3 चलो ले लो, आगे सर। तो इससे आपको आइडिया तो लग गया, अगर कोई कर्व y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में काटता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और उसकी y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x = 0 एंड y कुछ भी पुट कर लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो ये किसके बराबर रहेगा, पॉजिटिव = a × 0² b × 0 + c। तो c की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बताओ यहाँ तक आ गया समझ? दोबारा समझ लो। इन्होंने कहा ये आपको कर्व दे रखा है, सही? ये जो कर्व होता है ना यू शेप बनता है हमेशा, ax² + bx + c का जब आप कर्व बनाओगे ना तो हमेशा यू बनेगा, चाहे वो यू ऐसे बना लो, इसे हम सीधा यू बोल देते हैं, इसको उल्टा यू बोल देते हैं, सही? वैसे एग्जैक्ट ये कहा जाता है, इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड है, मुंह ऊपर खुल रहा है तो कहते हैं स्लोप अपवर्ड है, सही है? और इसको बोलते हैं इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। आप वैसे ही मान लो बेशक ये सीधा यू है और ये उल्टा यू है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहे हैं ना y एक्सिस को। अच्छा यहाँ पे ऐसे रैंडम ले लो कोई भी पॉइंट, 0,3 ऐसे तो होगा कुछ, और यहाँ पर 0,2। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि जब कोई कर्व y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में काटता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे y की जगह तो मैंने प्लस रख दिया, कुछ भी रख दो, चलो 2 रख देता हूँ मैं इसके हिसाब से, और x की जगह क्या रखूंगा 0, तो c कितना आ गया 2, मतलब पॉजिटिव हो गया।
आगे समझ भाई, ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर मैं y की जगह 2 रख दूं, x की जगह 0 रख दूं, तो दोनों साइड इक्वल आएंगी हमेशा। आगे समझिए। तो सर वैसे हम कह सकते हैं कि जो सी है वो पूरा पूरा वाई पे रिलाई करता है, उसके वो ये इस केस में होगा। हाँ आगे समझ, आपको ये देखना होता है c जो है, अगर आपको c का वो देखना है साइन, तो आपको ये देखना होता है y एक्सिस को वो कहाँ काटता है। तो वही कह रहा हूँ सर, वो तो हाँ। सी है। क्लियर है। तो कई बार देखो ऐसा होता है, कई बार ना ऐसे भी बन जाती है फिगर, वो y एक्सिस को काट ही नहीं रहा होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 45। देखो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं 1 मार्क में। सही है? जो ट्रू क्वेश्चन है 1 मार्क का वो यही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क में। 45 में मैंने कहा है इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c cuts negative direction of y axis then what is the sign of c। सही। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा है जो कर्व है वो नेगेटिव डायरेक्शन में काटता है y एक्सिस को, तो इसका वही जनरल देख लीजिए, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो मैं -3 लिख लेता हूँ। तो कर्व ये है ना y = ax² + bx + c। अब ये वाला पॉइंट जो है इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम y की जगह क्या रख देंगे -3, x की जगह क्या रख देंगे 0। तो देखो -3 किसके बराबर आ गया c के, तो इसका मतलब यहाँ पे c जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। c क्या होगा नेगेटिव होगा। आया समझ। उसी की तरह था। हाँ ये आगे समझ। अच्छा एक चीज और समझ लो, पहले मैं करवा चुका हूँ। मान लो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, आप पॉलिनोमियल को बिना फैक्टराइज कैसे करें, कैसे पता करोगे कि उसका एक 0 नेगेटिव होगा, दोनों 0 नेगेटिव होंगे, सही है, या दोनों 0 पॉजिटिव होंगे। मान लो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c। हम ना a का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये हमें बेस मान के चलना होता है। ये a का जो कोफिशिएंट हो, a की जो वैल्यू होगी, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव दिया होता है तो मैं बता दूंगा क्या करना है। सही, पहले हम जो है a की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। आगे समझ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले साइन ऑफ a b c। तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पर बीटा। सही है। मान लो तीनों पॉजिटिव हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है। सही है, मतलब a b c तीनों पॉजिटिव हैं। तो इस केस में ना ये दोनों नेगेटिव आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। सही है। आप कहोगे कि हम भूल गए तो उसका भी तरीका है। आप ये ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी। सही है, इसमें a b c तीनों पॉजिटिव है ना, पूछो क्या पूछना है आगे समझ। a b c तीनों पॉजिटिव है ना, अब इसे 0 पुट कर लो, मिडल टर्म सीधा कर दो बच्चों। तो x की वैल्यू एक -3 आ रही है, एक -2 आ रही है, तो हो गया ना कंफर्म। क्लियर है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या है, तो ऐसे बना के देख लो अगर भूल जाते हो तो। अच्छा अब अगर मान लो a का साइन पॉजिटिव है, b का साइन नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, तो दोनों जीरोस ना हमेशा पॉजिटिव आएंगे।
अच्छा अब ये भी भूल जाओ तो क्या करोगे, इसके लिए भी एग्जांपल ले लो। ये बना लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है। सही। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 1 मार्कर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, यही आने चाहिए। अच्छा ये तो पता है इसमें a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है ना। अब इसका मिडल टर्म करके देख लेना, तो इसके फैक्टर्स नहीं यही बनेंगे, तो x 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। अच्छा अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होता है, आइदर इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा। वन ऑफ देम मतलब अल्फा एंड बीटा, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अच्छा अब अगर लो ये पॉजिटिव है, सही है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तब भी यही काम बनेगा। सही है। अब इनके मैं एग्जांपल बता देता हूँ, बताओ कोई और कॉम्बिनेशन रह गया इसमें। सर ए नेगेटिव, ए नेगेटिव नहीं लेना ना, ए अगर नेगेटिव होगा तो मैं बता दूंगा उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। ए कभी नेगेटिव नहीं होता, ए पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। बी और सी में देख लो कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों नेगेटिव ले लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अगर मतलब ऑप्शन में ऐसे दे दिया कि मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऑप्शन में ऐसे करके पहला दूसरा कुछ नहीं होता, ऐसे ही होगा। तुम्हारी मर्जी, जिस मर्जी को अल्फा मान लो, जिस मर्जी को बीटा मान लो। सही है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। कोई एक पॉजिटिव हो, कोई एक नेगेटिव हो। अब इसके एग्जांपल देख लो। तो इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सही, देख लो a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, c नेगेटिव है ना। अब इसका मिडल टर्म करोगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा होगा। अब इसे जीरो पुट कर लो तो x की वैल्यू एक तो माइनस 1 आ रही है और एक 4 आ रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आया समझ? अच्छा अब अगला वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें देखो, इसमें a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, c क्या है, नेगेटिव है। अब इसका मिडल टर्म करके देख लेना आप लोग। तो x की वैल्यू -4 और 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आगे समझ? पहले ये नोट कर लो, फिर बताऊंगा कैसे एडजस्टमेंट। वैसे एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, 10th के हिसाब से बहुत ऊपर हो जाएगा वो। आपको इनमें से कोई एक केस दिया होगा उन्होंने, और अल्फा और बीटा के साइन पूछ लेंगे। ये याद रहते तो वेल एंड गुड, नहीं तो खुद एग्जांपल बना लेना। अच्छा पहले एडजस्टमेंट देख लो। मान लो वो कहते हैं जी A तो नेगेटिव है, B पॉजिटिव है और C नेगेटिव है। अब बताओ
हमें तो ए नेगेटिव का कॉन्सेप्ट कुछ पता ही नहीं है। हम तो ए को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो आप क्या करो, इसे पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाओगे? बी को नेगेटिव इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों भी माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? हम कहेंगे ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो और सी पॉजिटिव हो। सही है? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हम इसका आंसर लिख देंगे। जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। चलो वो कहते हैं जी ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, सी नेगेटिव हो। अब बताओ जी, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। क्लियर है? तो ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं जी ए नेगेटिव हो और बी नेगेटिव हो और सी पॉजिटिव हो, तो इसमें क्या एडजस्टमेंट होगी? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव। क्लियर है? तो